हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी ए आई अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ए बी एम का चैप्टर नंबर 4 अटेंड करेंगे, जो कि है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हम पहले ये जानेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम व्हाट इज कीन्स लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पढ़ेंगे, मनी डिमांड कर्व के बारे में जानेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है इस बारे में भी जानेंगे। और अगर जो है मनी सप्लाई को जो है मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे इम्पैक्ट करेगा इस बारे में पढ़ेंगे। प्लस जो है मनी डिमांड कर्व में शिफ्ट जो होती है उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले ये थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम जान लें, आगे ये काम आएंगे हमारे। पहला है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड बाय बारोअर फॉर यूज ऑफ सम ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी बारोअर, कोई भी जब उधार लेता है, लोन लेता है, तो वो जो है कुछ समय के लिए जो पैसे उधार लेता है उसके बदले में जो पैसा पे करता है उसे ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इनकम जो है 4 तरीके की होती है। एक होता है रेंट, दूसरा होता है वेजेज, तीसरा प्रॉफिट और चौथा इंटरेस्ट। यानी हम किराए से कमा सकते हैं, हम मजदूरी करके कमा सकते हैं, हमें कहीं से प्रॉफिट हो जाए, या हम कहीं से इंटरेस्ट अर्न कर लें। तो ये 4 टाइप की इनकम होती है। ओके, और उसके बाद में जो इंटरेस्ट है वो इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। पहला, पेमेंट फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन। कोई भी लोन देगा तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होगा उसके लिए पैसे लेगा। कोई जो उसको ट्रबल होगी, पेमेंट फॉर ट्रबल इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन, ये लोन होगा, सॉरी, लोन देने में जो उसको ट्रबल हुआ उसके लिए वो पैसे लेगा। प्लस पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी, है ना, मनी को यूज करने के लिए जो पैसे लेगा, इसे प्योर इंटरेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो 3 पार्ट होते हैं। रिस्क के लिए आपने पैसे लिए, ट्रेवल के लिए आपने पैसे लिए, और जो यूज करने के लिए पैसे लिए उसको प्योर इंटरेस्ट कहते हो। तो शुद्ध इंटरेस्ट ये है। मान लीजिए प्योर इंटरेस्ट 6% है, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके लिए 2% लिया, जो ट्रेवल इन्वॉल्व है उसके लिए 1% लिया, तो टोटल मिलाकर के कस्टमर को 9% चार्ज किया जाता है। यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद में इसी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ लोन हैव डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क एंड ट्रबल इन्वॉल्व। यानी कि जैसे हाउसिंग लोन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट हम अलग चार्ज करते हैं, क्योंकि अलग अलग में जो रिस्क है वो अलग अलग इन्वॉल्व है ना। जैसे कोई कस्टमर है, उसका जो क्रेडिट रिकॉर्ड है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसको हम कम जो है रेट जो है कम चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट कम लेते हैं। उसी जगह पर कोई जो अगर डिफ़ॉल्टर है जिसका खाता पहले एनपीए हो चुका है, तो उससे हम ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क जो है और रिस्क बढ़ जाता है और ट्रबल बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या होता है स्पेकुलेटिव मोटिव? का मतलब होता है जब आप अपने मतलब कैश अपने पास रखना चाहते हैं, जो आपका कैश है उसको आप अपने पास रखना चाहते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई और अच्छी मतलब कोई अच्छा जो मतलब चांस बन जाए और मैं पैसे कमा लूँ। फॉर एग्जांपल, आपने पैसे रख लिए कि अभी जो है कोई शेयर है वो 30 रुपये का है, मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो हो सकता है कल को ये 60 रुपये हो जाएँ। या आपने सोचा कि जो पैसे हैं उसको ऐसा करता हूँ कि 5 लाख रुपये मेरे पास हैं, इससे एक प्लॉट खरीद लेता हूँ, इसको कल को चल करके 7 लाख का बेच दूंगा। तो इस तरीके से जो आप कैश अपने पास रख करके एक स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, एक उम्मीद लगा रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है वहां पर अच्छा जो है अट्रैक्टिव मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसके लिए जो आप कैश होल्ड करते हैं उसे ही स्पेकुलेटिव मोटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग टर्म बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो फंडा है इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में ये कई बार आएगा। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की खासियत क्या होती है कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड के प्राइस के। यानी बॉन्ड का प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि बॉन्ड प्राइस इज हाई, अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है। ये बॉन्ड प्राइस इज लो, अगर बॉन्ड का प्राइस लो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। उल्टा होगा, मतलब अगर जो है बॉन्ड मान लीजिए 1000 रुपये का था और अभी 600 का है, यानी बॉन्ड की प्राइस घट गई। तो अगर बॉन्ड का प्राइस घट गया तो अगर पहले आपको रेट जो मिलता था, मान लीजिए पहले 6% मिलता था, तो अब आपको 8% मिलने लगेगा। यही ये कहना चाह रहा है कि जब इसका बॉन्ड का दाम घटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है हमारा चैनल ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।
अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं दूसरा टॉपिक है कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपने मन से, मैकमिलन की बुक उठाइएगा, खुद से अपने मन से पढ़ने की कोशिश करिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको 15-20 मिनट में आपको नींद ना आ जाए, तो बताइएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इन्होंने लिखी हुई है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा। 4 टाइप की इनकम होती है, क्वेश्चन पूछा गया है 4 टाइप की इनकम कौन सी है? रेंट है, वेजेज है, प्रॉफिट है और इंटरेस्ट है। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो इंटरेस्ट देता है कस्टमर, वो हमें 3 चीज़ों के लिए देता है। एक रिस्क के लिए, एक जो हम ट्रबल होता है, और एक दूसरा जो हमारी मनी यूज करता है उसके लिए देता है। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है हम अपने पास पैसे नकदी होल्ड करके रखते हैं ताकि कोई अच्छा सा मौका मिले और हम उसमें पैसे लगा करके मतलब ज़्यादा कमा सकें। लॉन्ग टर्म बॉन्ड के बारे में 2 बातें हमने कही कि अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, अगर प्राइस ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और अगर जो है प्राइस कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। जस्ट इनवर्स होता है, उल्टे तरीके से चलता है। ठीक है। उसके बाद में टॉपिक नंबर 2 उठाएंगे, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको मतलब मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला, कीन्स की लिक्विडिटी जो थ्योरी है, इसे जॉन मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स के द्वारा लाया गया था। पहली बात, इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बात की है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं कीन्स को, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर होते हैं अब एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? एडम स्मिथ है। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है कीन्स के द्वारा, उसका नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये कीन के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है। फिर आगे है, एज पर कीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। ये याद रखिएगा कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मॉनेटरी फिनोमेना होता है। कैसा फिनोमेना होता है? मॉनेटरी फिनोमेना होता है, और इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। और इनके हिसाब से डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिफाइंड कर सकते हैं। और इस थ्योरी को ही हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। डिमांड और सप्लाई का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं। तो इसको देखिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या माना था कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां सिर्फ 2 एसेट अवेलेबल हैं, डिमांड फॉर मनी इन 2 एसेट इकोनॉमी, सिर्फ 2 ही एसेट मौजूद हैं जिस इकोनॉमी की इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने लिखा है, टू एक्सप्लेन की हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइन, कीन्स एज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 एसेट्स, 2 ही एसेट हैं केवल, वेयर पीपल कैन कीप देयर पोर्टफोलियो बैलेंस। मतलब यदि आपके पास में पैसे हैं तो सिर्फ 2 ऑप्शन हैं आपके पास में जहां आप अपने पैसे लगा सकते हो। एक तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या दूसरा आप कैश के रूप में रख लो या करंट अकाउंट में रख लो जहां पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने एजम्पशन की थी कि मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी आप रख सकते हैं, या करंट अकाउंट में रख सकते हैं जहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या दूसरा लॉन्ग टर्म बॉन्ड में रख सकते हैं। तो किसी भी आदमी के पास यहाँ इनकी थ्योरी में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, और या तो फिर उसे कैश के रूप में अपने घर पे रखिए, या करंट अकाउंट में बैंक में जमा कर दीजिए, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन अगला पॉइंट है इसमें, डिमांड फॉर मनी बाय पीपल डिपेंड्स ऑन हाउ दे डिसाइड टू बैलेंस देयर पोर्टफोलियो बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स। अब जो मनी की डिमांड है, लोग कितनी मनी डिमांड करेंगे, वो इस बात पर निर्भर करती है कि लोग अपना पोर्टफोलियो, जो आपका पैसा है, वो आप किस हिसाब से कैश में रखते हो या फिर जो है आप उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हो, उसके हिसाब से ये डिपेंड करती है। अब आपका जो डिसीजन है कि मतलब मैंने कैश रखना है अपने पास या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, इसको जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, वो 2 हैं। पहला फैक्टर है हायर लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम, आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे मेरे पास जो पैसा है वो कैश के रूप में रखना है या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने वाला, वो है हाई लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप कैश रखोगे या बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करोगे, यही मैं आप समझाने के लिए यहाँ पर चल रहा हूँ आगे। इफ नॉमिनल इनकम इज हायर देन पीपल वुड लाइक टू वांट टू होल्ड कैश। ये कह रहे हैं कि यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप जो है कैश अपने पास रखना चाहोगे। अब कैश आप रखना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हीरो हीरोइन का ही एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए उनकी इनकम पर डे की 3 लाख रुपए है। आपको क्या लगता है वो जो है किसी सेविंग FD वगैरह खुलवाने में कोई इंटरेस्ट रखेंगे? जब 3 लाख रुपए रोज आ रहे हैं तो
जितना खर्चा है खर्चा करते रहो और नकदी अपने पास रखो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। एफडी उनके लिए है जिनकी जिनकी तनख्वाह ही पूरे महीने में भी 50-60 हज़ार रुपये है, वो सोचते हैं कि चलो इसमें से बचाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को ह्यूमिलिएट करने का मेरा टारगेट नहीं है, मैं बस एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठी रहे कि अगर हायर लेवल ऑफ इनकम होगी तो पीपल जो है ज़्यादा कैश क्यों होल्ड करेंगे। इसमें होगा क्या, दिस इज बिकॉज ट्रांजेक्शन मोटिव होता है उनका, ट्रांजेक्शन करने का मोटिव होता है अकॉर्डिंग टू ही, जिसके कारण हायर लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम द परचेज बाय पीपल इन देयर डेली लाइफ विल बी रिलेटिवली हाई। तो अगर किसी की जो इनकम है वो ज़्यादा है तो उन परचेज बाय पीपल इन देयर डेली लाइफ, उनके डेली लाइफ में जो खरीदारी है वो बहुत ज़्यादा होगी, रिलेटिवली हाई होगी, व्हिच रिक्वायर्स मोर मनी, जिसके लिए उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए होगा कैश के रूप में ताकि वो ट्रांजैक्शन कर सकें। तो यही कहना है कि अगर आपकी किसी की इनकम ज़्यादा है, अगर आप पर डे 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप भी यही करेंगे कि अपने पास कैश रखिए, जो भी खर्चा है उसको खर्चा करते रहते हैं, तो इसीलिए आप कैश अपने पास ज़्यादा रखोगे। तो अगर इनकम ज़्यादा है तो कैश ज़्यादा रखोगे, और अगर कैश ज़्यादा रखोगे तो बॉन्ड में क्यों ही इन्वेस्ट करोगे, है ना। दूसरा केस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है मान लीजिए, तो उस केस में दो बातें होंगी। पहला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो आप जो है बॉन्ड में पैसे लगाओगे। क्यों, मान लीजिए कोई बॉन्ड आप परचेज करते हैं और वो 20% का रिटर्न देता है ना, तो आप क्या करोगे, कैश रखोगे अपने पास में। कैश मान लीजिए आपके पास टोटल 1 लाख रुपए हैं, तो अगर आप 1 लाख रखोगे तो महीने के आखिरी में वो 1 लाख रुपए ही बच रहेंगे। लेकिन अगर कोई बॉन्ड 20% का रिटर्न दे रहा है तो हो सकता है कि ये 1 लाख रुपए कल को चल करके 1,02,000 1,05,000 हो जाए। तो इसलिए आप सोचोगे कि मेरे पास जो पैसे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो चलिए बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बॉन्ड खरीदोगे, कैश कम रखोगे अपने पास में। उल्टा होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, अब मान लीजिए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप सोचोगे 2% इंटरेस्ट के लिए हमने इतना परेशानी नहीं लेनी, कैश मैं अपने पास रखूंगा, मुझे बॉन्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको बॉन्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो आप बॉन्ड खरीद लोगे, बॉन्ड ज़्यादा खरीदोगे और कैश कम रखोगे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो आप क्या करोगे, कैश ज़्यादा अपने पास रखोगे और बॉन्ड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट द होल्डर ऑफ मनी कैन अर्न मोर इनकम। जो होल्डर ऑफ मनी, जिसके पास पैसे हैं नकदी, वो ज़्यादा कमाई कर सकता है बाई होल्डिंग बॉन्ड्स को होल्ड करके, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी। कैश को ना रख करके अगर वो बॉन्ड खरीदेगा तो वो ज़्यादा इनकम कमा सकता है। इसलिए एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगी, द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। देखिए मैंने पढ़ाया था, स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है जब आप अपने पास कैश रखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले और ताकि मैं ज़्यादा पैसे इसको जो है बना सकूँ, जैसे 5 लाख का प्लॉट लूँ और 7 लाख में बेच दूँ, इस टाइप की सिचुएशन के लिए आप कम रखोगे। क्यों, देन बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे। और यही कहना है कि अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो जो मनी स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए वो आप नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको 20% रिटर्न ऑलरेडी मिल रही है, तो आप ये दूसरे ऐसे कामों में नहीं लगोगे। सो होल्ड मोर बॉन्ड। तो इस केस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड ज़्यादा होल्ड करना है। अच्छा, अगर डिमांड की बात करें, यहाँ पर देखिए, जब आपके पास में जब आपकी नॉमिनल इनकम ज़्यादा है तो आपकी मनी की डिमांड भी ज़्यादा होगी, आप मनी ज़्यादा डिमांड करोगे। कैश मनी डिमांड मतलब कैश की ज़्यादा डिमांड करोगे, ठीक है। उसके बाद में जब रेट ऑफ इनकम में इंटरेस्ट, यहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए आप मनी की डिमांड थोड़ी कम करोगे। अब नकदी आपको नहीं चाहिए, आपको बॉन्ड चाहिए, तो नकदी जो है, यही कह रहे हैं कि होल्ड मोर बॉन्ड, और जो डिमांड है मनी की वो घट जाएगी, डिमांड मनी की घट जाएगी। एट लोअर इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट जो है लोअर है तो पीपल वांट टू होल्ड मोर कैश बिकॉज द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज हाई, है ना। देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई बॉन्ड है तो उसमें अगर जो है उसका जो प्राइस है वो अगर हाई है तो रेट क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। तो यहाँ देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा तो पीपल वांट टू होल्ड मोर कैश बिकॉज वो ज़्यादा नकदी रखना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ बॉन्ड इज हायर। उस समय बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और बॉन्ड का प्राइस जो है ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। सो दे डोंट वांट टू बाई बॉन्ड, वो बॉन्ड नहीं खरीदना चाहते क्योंकि दे फेयर दैट द प्राइस ऑफ बॉन्ड विल फॉल इन फ्यूचर। मान लीजिए कि अभी कोई शेयर जो है मार्केट में 600 रुपये का है,
ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो बॉन्ड का प्राइस 600 रुपये है। तो अब आप ये सोचोगे कि अगर मैं अभी 600 का खरीदता हूँ और कल को चल करके ये 400 रुपये का हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दाम है, मैक्सिमम दाम पर है, तो 400 में हो गया तो मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप बॉन्ड में ना लगा करके आप अपने पास कैश ही रखना पसंद करोगे। जबकि यहाँ पर उल्टा केस था, है ना। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर था तो बॉन्ड की जो कीमत थी वो कम थी। अभी जैसे पीएनबी का शेयर मान लीजिए 30 रुपये का है, इस समय सभी इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी 30 रुपये का है, आगे जाकर के इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए बॉन्ड खरीद लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे समझा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है जाकर के कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हमने जाना कि इनका फुल नाम जॉन मेनार्ड कीन्स है। इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ओके। और इन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फिनामिना होता है वो पूरी तरह से मॉनेटरी फिनामिना होता है, और ये डिमांड और सप्लाई के जरिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। यदि हम मनी की डिमांड और सप्लाई को फाइंड कर लें तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने ये एजम्पशन की कि जो इकोनॉमी है उसमें से दो ही तरीके की जो है एसेट मौजूद हैं। एक, या तो आप नकदी अपने पास कैश रखिए, और या तो फिर आप पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो डिमांड है मनी की, लोग कितना पैसा चाहेंगे, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितना कैश और कितना बॉन्ड रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर कितना आप कैश रखोगे या कितना आप बॉन्ड रखोगे, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए दो फैक्टर थे। अगर आपकी इनकम हाई है, अगर इनकम हाई है तो मनी की डिमांड क्या होगी, लो होगी। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है तो मनी की डिमांड कम होगी कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, मनी की डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको रोज़ रोज़ ट्रांजेक्शन करने के लिए नकदी चाहिए। आप अपने पास कैश रखोगे, ज़्यादा लाख रुपए रोज़ कमा रहे हो, आप बॉन्ड नहीं खरीदोगे, क्योंकि 1 लाख रुपए पर डे बहुत होता है, और आप अपना कैश से ही सारा काम चला लोगे, तो कैश की डिमांड ज़्यादा होगी अगर रेट ऑफ आपकी इनकम ज़्यादा है। उसके बाद में ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो लोग बॉन्ड खरीदना पसंद करेंगे, बॉन्ड खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन जब बॉन्ड आप खरीदोगे तो नकदी नहीं रखोगे अपने पास में, तो नकदी कम होगी, तो मनी की जो डिमांड है वो कम रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, मनी की डिमांड कम है। उसी जगह पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो आप जो है अपने पास में बॉन्ड में नहीं इन्वेस्ट करोगे, बल्कि अपने पास कैश रखोगे। कैश रखोगे यानी नकदी की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। अपने पास कैश क्यों रखोगे? क्योंकि जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो जो बॉन्ड है उसका प्राइस हाई होगा, क्योंकि जो बॉन्ड का प्राइस होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा। अगर बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए कम है, तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा। तो अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है तो आप सोचोगे कि अभी 600 रुपये का प्राइस पड़ रहा है इसका, जो कि इसकी मैक्सिमम कीमत है, अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो कल को ये जाकर के 500 या 400 का हो जाएगा। तो इस डर में, इस फियर में आप क्या करोगे, बॉन्ड नहीं खरीदोगे बल्कि अपने पास कैश रखोगे। क्या रखोगे? कैश। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कैश की डिमांड ज़्यादा होगी, मनी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। कीन्स लिक्विडिटी थ्योरी हमने समझ ली। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आई होगी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मनी डिमांड कर्व। ये मनी डिमांड कर्व में द डिमांड फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेज इन 2 केसेस। जो डिमांड, मनी की जो क्वांटिटी की डिमांड है वो 2 केसेस में बढ़ती है। एक, विथ फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो लोग क्या करेंगे, आप बताइए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेट और बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होता है। अब अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है तो आप बॉन्ड खरीदोगे नहीं, तो बॉन्ड नहीं खरीदोगे तो क्या करोगे, नकदी अपने पास रखोगे, कैश। और अगर अपने पास कैश रखना चाहोगे तो कैश की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। कैश की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और विथ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम, है ना, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, मोर इनकम मोर मनी नीडेड फॉर कैश ट्रांजेक्शन ना। तो अगर जो है आपकी इनकम बढ़ जाती है, पहले आप मान लीजिए 20,000 रुपये महीने कमाते थे, अब अगर 1 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं तो आपका क्या होगा कि नॉमिनल इनकम बढ़ गई, तो आपका ज़्यादा इनकम होगी, तो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे कैश ट्रांजेक्शन करने के लिए। नाउ एट ए गिवन नॉमिनल इनकम, अब हम क्या कर रहे हैं कि नॉमिनल इनकम, जो इनकम है हम मान ले रहे हैं कि वो फिक्स है, एंड इनकम जो है वो फिक्स है किसी की। वी कैन ड्रा अ मनी डिमांड कर्व शोइंग क्वांटिटी ऑफ मनी एंड डिमांड एट वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। विभिन्न रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है उसको हम
डिफाइन कर सकते हैं एक कर्व के जरिए, बशर्ते कि जो नॉमिनल इनकम है हम मान के चल रहे हैं कि वो इनकम फिक्स है। देखिए यहाँ पर फिगर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये मैंने उठाया है आपका मैकमिलन बुक से, तो एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, देखिए इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इधर में क्वांटिटी ऑफ मनी है। ठीक है, ये आपका LP1 का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस 1, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व कहते हैं, इसलिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस 1। LP2 का मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस 2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे इस जगह को ले लें, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, मान लीजिए 200 करोड़ डिमांड हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, मान लीजिए 8% है। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे, मान लीजिए 400 करोड़ जब मनी होती है, मनी बढ़ गई, देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी इधर की तरफ बढ़ रही है, जब 400 करोड़ क्वांटिटी हो गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए घट करके आपका 6% पे आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। अब आगे देखते हैं कि डिमांड फॉर मनी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अपोजिट है, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मनी की डिमांड कम है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मनी की डिमांड ज़्यादा है। तो इस वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो मनी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाता है। सी फिगर 4.1। तो फिगर 4.1 में अगर हम देखेंगे तो ये जो कर्व है ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाता है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, जैसे अगर पहले आप 60,000 कमाते थे, मैंने कहा था ना कि ये हमने जो इनकम है वो फिक्स कर रखी है, अभी पहले 60,000 आप कमाते थे, अब मान लीजिए अब आप 2 लाख कमाने लगे हैं, तो जैसे ही ये आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही डिमांड मनी जो कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा नई पोजीशन को अपवर्ड में। यही है, पहले ये 60,000 इनकम के साथ में था, 60,000 इनकम थी, तो ये थी आपकी जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और अभी जब आप 2 लाख रुपए कमाने लगे तो ये पूरा का पूरा स्लाइटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये हमने देख लिया क्या, मनी डिमांड कर्व के बारे में देखा। मनी डिमांड कर्व में हमने देखा क्या कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हैं कैश की, वो 2 बातों से निर्भर करता है। एक, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, और हम जो है कैश ज़्यादा अपने पास रखेंगे और बॉन्ड में कम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और अगर जो है आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ जाती है तो भी जो है आपको कैश ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा मनी की ज़रूरत होगी, तो भी आप मनी ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो भी डिमांड करेंगे आप मनी, मुझे पैसा और दो, और जब आपकी इनकम खुद बढ़ जाएगी तब भी आपको कैश की ज़रूरत रहेगी। यही बात यहाँ पर पूरा समझाया गया है। प्लस ये भी याद रखिएगा जो डिमांड मनी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कैसे करते हैं और मनी मार्केट में एक साम्यता कैसे लाते हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ मनी, यानी डिमांड ऑफ मनी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस LP है ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड ऑफ मनी कहते हैं, एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो कीन्स ने कहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उसके बेसिस पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डिमांड फॉर मनी पर बात करेंगे। फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी, आपको मनी की डिमांड कब कब होगी उसको फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर आपकी हायर नॉमिनल इनकम है, अगर इनकम आपकी ज़्यादा है, मैंने आपको समझाया कि आपको कैश की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी रोज रोज कैश ट्रांजेक्शन करने के लिए। दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इन्फ्लुएंस करता है, और अगर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, बॉन्ड होल्ड करोगे, बॉन्ड ज़्यादा खरीदोगे, है ना, क्योंकि आपको उम्मीद है कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आप पैसे की डिमांड कब करोगे, क्यों, क्योंकि जब आप बॉन्ड खरीदोगे ज़्यादा तो कैश नहीं लोगे, कैश को खर्च कर दोगे बॉन्ड लेने में। लेकिन अगर रेट लोअर है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लोअर है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने पास रखने की कोशिश करोगे, और जब ज़्यादा कैश रखना चाहोगे तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्होंने यही कहा है कि जो डिमांड ऑफ मनी होती है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तब आपको कैश ज़्यादा चाहिए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तब आपको कैश ज़्यादा डिमांड होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको कैश ज़्यादा नहीं चाहिए बल्कि बॉन्ड ज़्यादा खरीदोगे। पीछे मैंने इस पर पूरा डिस्कशन किया हुआ है। ये फ्रेंड्स इसका फिगर है, देख लेते हैं एक बार, फिर मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी करोड़ में है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, 10%, 12%, 14%, 16%। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है आपका। ओके,
यहाँ पर ये मनी डिमांड कर्व है, ये मनी डिमांड का कर्व है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सप्लाई डिमांड मनी सप्लाई का कर्व है। और हम ये मान कर चल रहे हैं कि जो सप्लाई है वो 200 करोड़ रुपए ही है। कितनी है? 200 करोड़ रुपए है। ओके फ्रेंड्स, आगे थियरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये फिगर दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। उसके तो हमने डिमांड के बारे में देख लिया कि मनी की डिमांड में कौन कौन से फैक्टर हैं। एक, आपकी जब हायर इनकम होगी तब आपको मनी की ज़्यादा डिमांड होगी, या इंटरेस्ट रेट लोअर होगा तब आपको मनी की ज़्यादा डिमांड होगी। अब सप्लाई के बारे में क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी टाइम इज फिक्स्ड बाई मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री। जो मनी की सप्लाई है वो फिक्स की जाती है किसके द्वारा? जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया जाता है कि कितनी मनी की सप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, इस फिगर में हमने जो सप्लाई ली है वो 200 करोड़ रुपए ली है, तो ये जो 200 करोड़ रुपए आपने मनी की सप्लाई यहाँ पर फिक्स की हुई है, ये फिक्स की गई है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर है ये। उसके बाद में इट कैन बी सीन दैट मनी डिमांडेड इज इक्वल टू मनी सप्लाइड एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिगर में देखिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मनी की सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर देखें, ये 200 करोड़ रुपए यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं और 10% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 200 करोड़ की ही डिमांड है। यही कह रहे हैं कि जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जो है फिक्स है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 करोड़ रुपए की मनी की सप्लाई करने पर जो डिमांड है वो भी 200 करोड़ की है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल कर आ रहा है वो 10% निकल कर आ रहा है। अच्छा, अगर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मान लीजिए 12% कर देंगे हम। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर देंगे तो देखिए जो डिमांड है वो घट करके देखिए कहाँ आ जा रही है, लगभग 160 करोड़ पे आ जा रही है। उसी जगह पर जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हैं तो देखिए डिमांड बढ़ जा रही है, ये लगभग 240 से 250 करोड़ हो जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा इट कैन बी सीन दैट मनी डिमांडेड। थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा ट्रिकी है, इसीलिए जरा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इट कैन बी सीन दैट मनी डिमांडेड इज इक्वल टू मनी सप्लाइड एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने आपको शो कर दिया। देयर विल बी डिसइक्विलिब्रियम इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आइदर हायर और लोअर देन 10%। तो अगर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये हट जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी यहाँ और यहाँ मूव करने की कोशिश करेगा, वही ये कह रहे हैं। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि पहला केस है रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो गया। पहला केस क्या है, पहले हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तब क्या होगा देखेंगे, और फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे फिर क्या होगा देखेंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% यानी हायर हो गया तो हम ये देख रहे हैं सप्लाई तो 200 करोड़ रुपए की है, पहले से फिक्स की है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। डिमांड 160 करोड़ की हो रही है, यानी 140 करोड़ बच रहा है। फिगर में देख लीजिए, तो देखिए जो डिमांड है वो 160 करोड़ रुपए की हो रही है, तो 40 करोड़ रुपए जो 200 करोड़ रुपए सरकार ने सप्लाई किए हैं उसमें से 40 करोड़ रुपए बच रहे हैं। तो यही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर है फ्रेंड्स, समझने के लिए। सप्लाई 200 करोड़ है, डिमांड 160 करोड़ की, 140 करोड़ रुपए हो रहे हैं। सप्लाई जो है वो एक्सीड कर रही डिमांड को। हम देख ही रहे हैं कि सप्लाई 200 करोड़ है और जो है डिमांड 160 करोड़ है, तो सप्लाई एक्सीड कर रही है डिमांड को। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अपनी किताब में भी 4.2 नंबर फिगर देख लीजिए। एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, जो अब ये जो ज़्यादा 40 करोड़ रुपए जो ज़्यादा सप्लाई कर दी सरकार ने, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी रिफ्लेक्ट्स दैट the fact that people do not want to hold much money in their portfolio as monetary authority has made them available। मतलब जितना सरकार ने उनको पैसे अवेलेबल करवा दिए हैं, अब लोग उतना अपने जो पोर्टफोलियो उसमें उतना कैश नहीं होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब पैसे तो बढ़ गए भाई, 160 ही करोड़ रुपए खर्चा करना था और 40 करोड़ रुपए बच गए, तो उसका असर क्या होगा। नाउ पीपल विल रिएक्ट टू द एक्सेस मनी। जो ये एक्सेस मनी है, मनी सप्लाई जो एक्सेस हुई है, इसको रिएक्ट करेंगे और सोचेंगे कि जो 40 करोड़ रुपए हैं इसका लाओ बॉन्ड खरीद लेते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिले। बाइंग बॉन्ड है ना, सप्लाई बाई बाइंग बॉन्ड। होगा क्या कि अब लोग जो है बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे। रिप्लेस सम ऑफ द मनी इन देयर पोर्टफोलियो विद बॉन्ड्स। और क्या करेंगे, जो उनके पोर्टफोलियो में कुछ पैसा था उससे जो है वो क्या खरीद लेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे, क्योंकि एक्सेस मनी हो गई तो उससे बॉन्ड खरीदेंगे। नाउ
टोटल सप्लाई ऑफ द मनी इज फिक्स्ड, ध्यान दीजिएगा कि जो टोटल सप्लाई है मनी की वो 200 करोड़ फिक्स है। सो इट विल नॉट रिड्यूस बाई बाइंग बॉन्ड। तो अगर आप बॉन्ड खरीद लेंगे तो ऐसा सोचें कि जो है मतलब पैसे कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए टोटल 200 करोड़ रुपए ही सप्लाई में है, बस क्या है कि अब आप 160 करोड़ रुपए केवल चाह रहे हैं और 40 करोड़ रुपए आपके पास बच रहा है ना। लेकिन है 200 करोड़ ही। पहले क्या था, थे 200 करोड़ और आप 200 करोड़ रुपए पूरा खर्चा कर रहे थे, मांग इतनी थी आपकी, अभी डिमांड घट गई है। बट सच बॉन्ड बाइंग वुड लीड टू राइज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड। लेकिन अब क्या हुआ, सभी लोग जब पैसे एक्सेस हो गए और सब ने बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया, तो जब सभी अगर पीएनबी का शेयर खरीदना शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि उसके शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम पड़ेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो हुआ क्या कि इस बाइंग की वजह से, बॉन्ड बाइंग की वजह से बॉन्ड का प्राइस जो है बढ़ गया। ठीक है, बॉन्ड का प्राइस जो है क्या हुआ, बढ़ गया। और मैंने आपको बताया था कि जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अपोजिट, कम होगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, द राइज इन द बॉन्ड प्राइस विल लीड टू द फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। यानी कि अब हुआ क्या कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 से घट करके फिर से वापस 10% पर ही आ गया। यानी इतना सारा होने के बाद में फिर से हम 10% पर ही जाकर के ये सामंजस्य हम स्थापित कर पाए। मीन्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो यू विल नॉट बाई बॉन्ड्स, है ना। अगर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है। अब आप जब बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है तो आप सोचोगे कि मैं 600 का शेयर क्यों खरीदूँ, 600 का बॉन्ड क्यों खरीदूँ, कल को चल के ये 400 का हो जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा मैं कैश रखूँगा। ये बातें पहले हो चुकी हैं, वही बात यहाँ दोबारा हो रही हैं कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो देन यू विल नॉट बाई बॉन्ड्स, इंस्टेड यू विल होल्ड कैश। सो अगेन इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, यानी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगी। यही बात, तो ये पहला पार्ट यहाँ पर हमने समझ लिया है कि अगर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% जो जिस पर सामंजस्य हो रहा था, इक्विलिब्रियम हो रहा था, उससे 2% जब ज़्यादा बढ़ता है तो हुआ क्या, तो हमने ये बात यहाँ पर समझ ली कि कैसे ये पूरा केस सॉल्व हुआ। अब दूसरा केस लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, कितना परसेंट हो गया, 10% से घटकर 8% हो गया। सप्लाई 200 करोड़ रुपए की है, डिमांड 240 करोड़ की हो गई। फिगर देख लीजिए एक बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट करके देखिए 8% हो गया। अब जब 8% हो गया तो यहाँ पर 200 करोड़ की सप्लाई तो गवर्नमेंट ने कर रखी है, लेकिन जो आपकी डिमांड है वो यहाँ पहुँच गई, यहाँ पे देख रहे हैं ये इस रेट पर यहाँ जा करके सामंजस्य बैठ रहा है। तो ये लगभग 240 करोड़ मैंने लगभग लिख दिया है। तो सप्लाई 200 करोड़ रुपए की है और डिमांड 240 करोड़ रुपए की आपने कर दी। तो अब डिमांड बढ़ गई आपकी, है ना। सप्लाई 200 करोड़ की है, डिमांड 240 करोड़ की है। नाउ देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर मनी। अब मनी की डिमांड बढ़ गई, पहले एक्सेस सप्लाई हो रही थी पहले केस में, अब एक्सेस डिमांड है मनी की। अब क्या होगा, एज ए रिएक्शन टू दिस एक्सेस डिमांड फॉर मनी, अब आपको पैसे की ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास 200 रुपये थे पर आपको 240 रुपये खर्चने के लिए चाहिए। अब होगा क्या, तो इसके लिए अब आप बॉन्ड सेल करना शुरू कर दोगे, आप अपने बॉन्ड को बेच दोगे ताकि कुछ नकदी आपको मिल जाए, है ना। एंड फॉर होल्डिंग एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्या करोगे, आप बॉन्ड बेचोगे और बदले में जो है कैश अपने हाथ में ले लोगे। अब जब सभी बॉन्ड को बेचना शुरू कर देंगे, सब ने बेचना शुरू कर दिया, अगर सभी पीएनबी के शेयर बेचना शुरू कर देंगे तो जो शेयर 60 रुपये का है वो घट करके 40 रुपये पर आ जाएगा, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा है, सिर्फ बेच रहे हैं। और जब सभी बेच रहे हैं तो सबको लगेगा कि इसका प्राइस अब कम हो ही जाएगा। अगर लोग खरीदेंगे तो बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड कम हो जाएगी, लोग बेचना शुरू कर देंगे तो प्राइस घट जाएगा। दिस विल लीड द प्राइस ऑफ बॉन्ड टू फॉल। इसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा। अब नाउ नोट दैट द स्टॉक ऑफ मनी, जो सप्लाई है वो अभी भी 200 करोड़ रुपए है, अभी भी 200 करोड़ रुपए है। नाउ हुआ क्या कि बॉन्ड का प्राइस क्या हुआ, बॉन्ड का प्राइस गिर गया। अब जब बॉन्ड का प्राइस गिरेगा तो प्राइस अगर गिरेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अगर प्राइस कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था वहाँ से बढ़ के वापस फिर 10% पर चले जाएंगे। नाउ द फॉल इन बॉन्ड प्राइस विल लीड टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से रेट बढ़ गया, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% से 2% हो जाएगा। सो अगेन इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और ये सामंजस्य स्टेब्लिश फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ये मार्केट कैसे फंक्शन करती है और कैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। ओके, तो ये इस पर हमारा ये चौथा टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड्स।
इवन टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मैंने वैसे तो इसे काफ़ी कवर करने की कोशिश की है। जो था कि इसका था क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फिक्स होता है, इसके बारे में था हमारा ये चैप्टर, ये चौथा टॉपिक। अब हम जो है इससे आगे चलेंगे और फ्रेंड्स पांचवा टॉपिक उठाएंगे, जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। अब देखिए, डिमांड की तो हमने बात कर ली कि डिमांड अगर बढ़ेगी मनी की तो क्या होगा, या घटेगी तो क्या होगा। अब अगर हम सप्लाई ही इंक्रीज कर दें तो उस केस में क्या होगा, तो ये बोल रहे हैं कि मनी की सप्लाई मान लीजिए 200 करोड़ है, सी फिगर 4.3। ठीक है, देख लेते हैं। ये मैंने खुद बनाया हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी, ये है 4.3। यहाँ पर मनी की क्वांटिटी है 200 करोड़, 400 करोड़, और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 8% है और ये 10% है। ओके, तो देखिए, जब मनी की सप्लाई 200 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स की हुई है, तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 10% आ रहा है। देखिए, जब 200 करोड़ है, और जब मनी आपने बढ़ा करके 400 करोड़ की सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई कर दी, डबल कर दी, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट करके जो है 8% हो जा रहा है। यानी अगर सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। नियम यही निकल कर आता है। वापस आते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मनी की सप्लाई कितनी है, 200 करोड़ रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिटरमाइंड व्हेन डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ सप्लाई। सॉरी, मनी की जितनी डिमांड होगी उतनी ही अगर सप्लाई हो जाएगी तो ही जा करके जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। नाउ डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं 10% पे। यहाँ हमने देखा कि जो डिमांड है और सप्लाई है, ये आपकी सप्लाई है 200 करोड़ की, है ना, ये आपकी सप्लाई है 200 करोड़ की और ये डिमांड है आपकी 200 करोड़ की, दोनों इक्विवेलेंट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो रहे हैं। तो ये हम कहेंगे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। अगर अदर थिंग्स अनचेंज रहें और जो है क्वांटिटी ऑफ मनी जो है हम इंक्रीज कर दें, क्वांटिटी कितनी कर दी, 400 करोड़, और गवर्नमेंट और आरबीआई कैसे करेगा 400 करोड़ रुपए, तो ये करता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। जब परचेज करेगा तो मार्केट में जो है लोगों के पास पैसे जाएंगे, और जब पैसे लोगों के पास हो जाएंगे तो दिस विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने अभी पीछे फिगर में देखा कि जब पैसे ये बढ़ रहे हैं तो बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। बिकॉज ऐसे घट क्यों रहा है, बिकॉज मोर मनी, आपके पास मनी ज़्यादा हुई, आपके पास जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप क्या करते हो, बॉन्ड खरीदना शुरू कर देते हो। जब बॉन्ड खरीदना शुरू कर दोगे तो जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, और जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। सो वी कैन से इफ द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज, अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज करती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है। ओके, तो और ये इस छठवां टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है इस पहले लेक्चर का। दूसरे लेक्चर में हम जो है आपको पढ़ाएंगे हिग्स एंड हैंसन सिंथेसिस पढ़ाएंगे, और थोड़े और एक दो छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। शिफ्ट इन मनी डिमांड कर्व और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, मतलब कहने का ये जो आपका लिक्विडिटी कर्व, ये लिक्विडिटी कर्व है, ये शिफ्ट कब कब करता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको याद हो पहले हमने पढ़ा था कि जब आपकी इनकम 60,000 रुपए थी तो आपको ये लिक्विडिटी कर्व यहाँ पर था, और जब आपकी इनकम 2 लाख रुपए हुई थी तो ये अपवर्ड साइड में शिफ्ट कर गया था। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, सी फिगर 4.4। तो मैं आपको फिगर 4.4 दिखाता हूँ, सॉरी, ये है फिगर 4.4 नीचे फ्रेंड्स। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपकी मनी की सप्लाई। यहाँ ये मनी की सप्लाई 200 करोड़ है, इधर मनी की डिमांड है। ओके, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंशियल कर्व 1 है, या लिक्विडिटी प्रेफरेंशियल कर्व 2 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मनी की सप्लाई 200 करोड़ ही है। LP1 में जो इक्विवेलेंसी बन रही है, यानी कि सामंजस्य बन रहा है, वो 10% पे बन रहा है, जबकि LP2 में ये 12% पर बन रहा है। ओके, यहाँ पर जाते हैं आगे। पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड करती है 2 फैक्टर पर, एक लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम आपकी क्या है, दूसरा एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस इन फ्यूचर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज या प्राइस में चेंज जो है फ्यूचर में कैसे होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पहला, अब इसमें से हम पहले टॉपिक यानी रेट ऑफ, जब आपकी इनकम चेंज होती है तो उससे क्या होता है, विथ राइज इन नॉमिनल इनकम मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव इंक्रीज काजिंग एन अपवर्ड शिफ्ट इन द मनी डिमांड कर्व। मतलब जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप जो है डेली ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़्यादा कैश अपने पास रखते हो, तो जिसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड की तरफ
शिफ्ट कर जाता है, LP1 की जगह LP2 की तरफ शिफ्ट कर जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस चेंज होगा, उसकी वजह से क्या शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन मनी डिमांड कर्व, जिसे मनी डिमांड कर्व को ही कीन्स ने क्या कहा था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी कहा था। कैन बी कॉज्ड बाई चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल रिगार्डिंग चेंज इन द बॉन्ड प्राइस आर मूवमेंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर जो है या बॉन्ड का प्राइस फ्यूचर में एक ऐसे चेंज होगा, अगर उस बारे में लोग जो है अपनी राय बदल दें तो भी मनी का जो कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है। जैसे इफ सम चेंजेस इन इवेंट, ये इवेंट है, अगर कोई इवेंट में चेंज की वजह से लीड द पीपल ऑन बैलेंस, जिनके पास नकदी है, टू एक्सपेक्ट, उन्हें एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर में मिलेगा देन दे हैड प्रीवियसली सपोज्ड, जैसा उन्होंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में मिलेगा। मान लीजिए आप मानकर चल रहे थे कि एक साल बाद 10% रिटर्न मिलेगा, लेकिन अभी आपको पता चलता है कि एक साल बाद 20% रिटर्न मिलेगा। देन द मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव विल इंक्रीज एंड व्हिच विल ब्रिंग एन अपवर्ड शिफ्ट इन द मनी डिमांड। तो आप क्या करोगे, कैश को होल्ड कर लोगे, क्या करोगे, कैश को होल्ड कर लोगे और मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप लगा दोगे तो आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ समय बाद आपको पता चला है कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप क्या करोगे, अभी नहीं लगाओगे, कैश ही होल्ड कर लोगे और 20% होने के लिए इंतजार करोगे। तो इसलिए ये जो ग्राफ है हमारा मनी डिमांड का ग्राफ, ये LP1 से LP2 की तरफ मूव कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में ये हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। दूसरे लेक्चर में हम हिग्स एंड हैंसन सिंथेसिस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये वाला लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है पर टॉपिक ऐसा था कि बिना कवर किए आगे बढ़ नहीं सकते थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।